नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2020 की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और 20 और 21 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आंसर राइटिंग की सीरीज़ का जो पार्ट था वो आपका 120वां पार्ट आज की डेट में देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो होता है आपका स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन होता है और दूसरा जो होता है वो आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से लिखने का स्टार्ट कीजिए। और देखिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से जो आंसर राइटिंग कराई जा रही है उसको अच्छे से लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए जो लोग 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही कम समय बचा है। और 2021 के लिए अभी से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी फॉर्मेट है, जैसे ये जो फ्लो चार्ट के माध्यम से जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में आप जल्दी से रिवीजन भी कर लेते हैं। प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावनाएं पूरी बढ़ जाती है, ठीक है। आपको पूरी तरीके से अगर एग्ज़ाम हॉल में भी आप यही कार्यों को करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है उसको करने का प्रयास कीजिए। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को जो पेड ग्रुप चल रहा है 20 और 21 का, तो उसी में मिल जाएगी। जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है 9140085178 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। यह जो प्रश्न है दोस्तों, यह यूपीएससी, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी मेंस 2019 का प्रश्न है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। यूपीएससी का प्रश्न है दोस्तों 2019 मेंस का, जीएस सेकंड पेपर का। तो इसको आप बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। पेपर सेकंड का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 239 है और 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 125 शब्दों में, शब्द सीमा में आपको इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। देखिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अक्षम्य होती हैं, और ग्रामर की गलतियां, कम से कम हिंदी में ग्रामर की गलतियां आपकी नहीं होनी चाहिए। वो चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, दोनों में ग्रामेटिकल मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में आपको क्या करना है कि अच्छे वक्तव्य जो होता है, अच्छे लाइनें जो होती हैं, ठीक है, तो उनको आप अंडरलाइन करने का प्रयास करिए। कुछ डायग्राम का भी उपयोग करिए, कुछ फ्लो चार्ट का उपयोग कर दीजिए, जिससे एक ही प्रश्न में सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो आपका उत्तर बेहतर हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न को आइए देखते हैं। सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी, जिसको आईसीटी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है, ठीक है। सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जो है आमतौर पर कुछ महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। कि जैसे जो आईसीटी का उपयोग जो है वो परियोजनाओं और कार्यक्रमों में इनका कार्यान्वयन जब किया जाता है तो कुछ कारण कौन से हैं, इन्हीं कारकों की पहचान करनी है आपको। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न में पूछा जाए उसी का आपको जवाब देना है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, अच्छे से कार्य कर सके, इसके लिए कौन कौन से उपाय हैं उनको सुझाना है आपको, ठीक है। तो देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसको कहा जाता है, आमतौर पर इसे आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इतना पहली बात ध्यान रखिए। इसी के माध्यम से, जैसे इसका प्रयोग किसके माध्यम से होता है कि जैसे जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए जो सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है, सूचनाओं का संचालन एक जगह से दूसरी जगह, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में होता है। जैसे आप गवर्नमेंट की सर्विसेज को लेते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो ये क्या है, ये किसके प्रयोग से हुआ है, यह आईसीटी के प्रयोग से हुआ है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही ये चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। अब वर्तमान में अगर देखेंगे तो इसके बहुत सारे कारक हैं जिनके कारण जो आपका आईसीटी है इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कि जो साइबर हमले होते हैं, साइबर अटैक जो होते हैं,
तो उनके माध्यम से जो गवर्नमेंट संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है उनको हानि पहुंचाई जाती है। 2018 में लगभग 14% ऐसी कंपनियां हमारे भारत में हैं कि जो साइबर हमलों को पकड़ ही नहीं पाई। उन पर हमले हुए लेकिन वो लोग साइबर हमलों को पकड़ तक नहीं पाए। ठीक है, वैश्विक स्तर पर जहां तक बात कही जाती है तो ऐसी कंपनियों की संख्या जो है वो 22% है। अगर वर्तमान में कहा जाएगा तो साइबर हमलों में लगभग 32% की वृद्धि हुई है। यह जो सर्वे किया गया था साइबर फर्म का, यह एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये चीज़ें थीं। अब देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में इतनी कमियां हैं, जो दुष्परिणाम हैं, भाई कहीं ना कहीं जो प्रयोग होता है परियोजनाओं कार्यान्वयन में, इनमें सिक्योरिटी ब्रीच एक देखा जाता है, जो एक कमी देखी जाती है जिसके कारण ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब जो साइबर हमले होते हैं उनसे बचने के उपायों को एक एक करके आप लोगों को ध्यान रखना है। किस तरीके से चीज़ों को बताना है कि जैसे एक डाटा बैकअप का आप ज़रूर लें। जैसे जो डाटा होता है, जो भी आपकी फाइलें होती हैं उनका बैकअप ज़रूर ले लें। ठीक है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसको पैचेस के माध्यम से सिस्टम को अपडेट करना चाहिए। पैच एक फाइल होती है जिसके माध्यम से प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, और क्या उपाय आप कर सकते हैं कि जैसे एक अच्छा एंटीवायरस का ही आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छा एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको समय समय पर अपडेट करना चाहिए। अगर आप कोई संस्थान का या अपना पर्सनल कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको सिक्योर वेबसाइट पर ही करें। ऐसा ना हो कि आप जो अनसिक्योर साइटें हैं उन पर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनमें क्या होता है कि आपकी डिटेल चली जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि जो साइबर हैकर जो होते हैं या जो अटैक करने वाले लोग जो होते हैं, तो वो लोक लुभावन ईमेल को भेजते हैं, जो एक साथ बल्क में ईमेल भेजी जाती है। ठीक है, जो साइबर अटैक को क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, तो जो लोक लुभावन ईमेल होती हैं उनको कभी नहीं खोलना चाहिए। कैसी ईमेल आती है कि जैसे आप 25 लाख रुपए जीत चुके हैं, इसके लिए आप यहाँ पर पैसे को प्राप्त करने के लिए इस पर क्लिक करें। तो कभी भी इस टाइप के लिंक पर आप कभी भी क्लिक ना करें। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना है। जो साइबर हमले हो रहे हैं, ठीक है, साइबर जगत से संबंधित आपको जागरूकता अपने अंदर लानी होगी कि किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, किस तरीके से नहीं हो रहे हैं। तो जब आप चीज़ों को जानेंगे तभी आप उनसे बचाव का तरीका भी जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और क्या है कि जैसे आप कोई बड़ा संस्थान है या जो पर्टिकुलर महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको एक साइबर एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। जैसे आपको साइबर एक्सपर्ट भी होते हैं बहुत सारे, आप उनको अपने यहाँ एम्प्लॉय भी रख सकते हैं और उनकी सेवाएं भी ले सकते हैं समय समय पर कि किस तरीके से हमारा सिक्योरिटी का एक खतरा बना रहता है वो ना रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को बताना है, जो साइबर हमले हैं उनसे बचने के उपायों को अच्छे तरीके से बताना है। 125 शब्द सीमा में आपको इस प्रश्न को लिखना था। तो अच्छे से आप लोग इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। इसकी पीडीएफ आप लोगों को जो पेड ग्रुप चल रहा है उसी में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है वो आपकी 240 है, 240 है। ठीक है, 240वां नंबर प्रश्न है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में अन्य चीज़ें भी होती हैं कि जैसे जो अच्छी लाइन्स होती हैं, वक्तव्य होते हैं, कोटेशंस होती हैं, उनको अंडरलाइन भी करिए। इसके साथ में कुछ डेटा, फ्लो चार्ट, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को परिपूर्ण बनाइए। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, आंतरिक प्रवास क्या होता है। ठीक है, जो आंतरिक प्रवास क्या होता है इसके कारणों को उजागर कीजिए। तो देखिए, आंतरिक प्रवास होता क्या है, सबसे पहले तो इसी को आप लोगों को समझना है कि इंटरनल माइग्रेशन जो होता है वो क्या चीज़ होती है। तो देखिए, इसमें जैसे एक कोई कंट्री है, ठीक है, अब एक यहाँ पर उड़ीसा है, बिहार है और इधर आपका दिल्ली है। ठीक है,
इधर आपका बॉम्बे है। अब यहाँ के लोग यहाँ जाते हैं, ठीक है, पलायन होता है एक जगह से दूसरी जगह, लोग कार्य करने के लिए या जो अपनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जाते हैं, ठीक है। जो पलायन होता है वो इंटरनल होता है, मतलब देश की सीमा के अंदर होता है। अभी आंतरिक प्रवास का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है कि लॉकडाउन के पीरियड में जब 21 दिनों का लॉकडाउन हुआ था, तो उस दौरान अच्छी खासी मात्रा में लोग बड़े बड़े महानगरों से अपने जो मूल स्थान है, मूल गंतव्य है, जो उनका घर है, वहाँ चलकर गए, ठीक है। लॉकडाउन के कारण विस्थापित लोग जो थे, देश के अंदर ही लोगों का एक स्थान से अपने मूल स्थान पहुंचना, यह आंतरिक प्रवास कहा जाता है। और यह लॉकडाउन के पीरियड में जो 21 दिनों का लॉकडाउन हुआ था, तो उसी दौरान बृहद पैमाने पर यह माइग्रेशन होता है। भारत में लगभग 5 लाख लोग जो हैं वो आंतरिक विस्थापितों के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हर तरीके से वो बड़े शहरों की ओर जाते हैं, फिर उसके बाद बड़े शहरों से अपने मूल स्थान जाते हैं। अब भाई कारण कुछ और बहुत सारे हो सकते हैं कि महामारी है, जैसे कोविड-19 थी तो उसी के कारण ये विस्थापन हुआ था, ठीक है। लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन के बाद यह विस्थापन देखा गया। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, वो रीज़न बाढ़ का भी हो सकता है या अन्य कोई आपदा हो सकती है, कोई बहुत बड़ी महामारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इंटरनल माइग्रेशन जो होता है, आंतरिक प्रवास जो होता है, तो ये देखा गया था। और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये लोग देश की सीमा को कभी पार नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये लोग देश की सीमा में ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब जो आंतरिक प्रवास है उसके कारणों को जान लेते हैं कि भाई आंतरिक प्रवास क्यों होता है। भाई कुछ तो ये जो प्रवास हुआ था, माइग्रेशन हुआ था, वो लॉकडाउन के कारण हुआ था। लेकिन वैसे प्रवास क्या होता है कि जैसे रोजगार की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े शहरों की तरफ पलायन होता है लोगों को, भाई वहाँ पर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, रोजगार मिलता है वहाँ पर। वो और किस लिए जाते हैं कि वही वो एक अच्छा जीवन स्तर जी सकें, उनको अच्छी आय सर्जन हो सके, वह शहरी सुविधाएं जो होती हैं वो उनका उपभोग कर सकें, अच्छी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका उपयोग कर सकें। अन्य रीज़न भी होते हैं कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत कम होते हैं, शहरी एक आकर्षण जो है, चकाचौंध जो होती है, उसके कारण भी लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। अगली चीज़ क्या है, बहुत सारे लोग शादी विवाह के कारण भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं कि भाई दो लोगों के बीच में विवाह संबंध होता है और होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो ये मोटे मोटे आपके आंतरिक प्रवास के कारण हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से 125 शब्द सीमा में लिखने का प्रयास करिए। तो अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों, आप लोगों को जो आपका पेड ग्रुप चल रहा है यूपीपीसीएस मेंस का 2020 और 21 का, तो उसी में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। यह नंबर है, नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। 9140085178 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।